वैसे ही। अच्छा, सब्जेक्ट का एम क्या है हमारा, ये हमने सबसे पहले एम ऑफ द सब्जेक्ट पे आना है। हमसे आई कैप क्या चाह रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, यानी जब आप पेपर में बैठे तो आपसे आई कैप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देखिए, सबसे पहला लफ्ज आई कैप ने जो यहाँ इस्तेमाल किया है वो है अप्लाई। हमेशा अप्लाई जो होता है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, वो थोड़ी टेक्निकल होती है। और अप्लाई की टर्म वहां आती है जहां पर हमेशा सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन होगी, कभी भी सीधा सीधा इस तरह नहीं होगा डिफाइन, ये नहीं क्वेश्चन होगा। अप्लाई में हमेशा क्या होगा, चाहे एक लाइन की स्टोरी दी हो, एक लाइन का सिनेरियो दिया हो, आपको कोई ना कोई बीच में स्टोरी को सिनेरियो कुछ ना कुछ गाइडेंस दी होगी और आपने उस सिनेरियो के मुताबिक आंसर करना होगा। मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह दूं कि हमारे टॉपिक में भी है कि ये एक छोटी सी ऊपर स्टोरी है, बताएं इस केस में अगर स्टैट्स का मीन, अरिथमेटिक मीन सुना हो शायद आपने, मीन, मीडियन और मॉड, इन तीनों में से कौन सा मेथड अप्लाई होगा। कैलकुलेशन नहीं कराई उसने, कहा ये ऊपर एक स्टोरी है, सिचुएशन है, बताओ इसमें मीन अप्लाई करना चाहिए, मीडियन या मॉड। आपने क्यूएम तक जब स्टैट्स पढ़ी थी तो आपने मीन मीडियन मॉड की कैलकुलेशन सीखी थी। यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ साथ आपको ये भी पता हो कि किस केस में मीन को अप्लाई करते हैं, किस केस में मीडियन को, और किस केस में, यानी डेटा की कौन सी टाइप हो तो मीन होता है, डेटा की कौन सी टाइप हो तो मीडियन। एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या ये मेरी बात समझ आई आपको। अप्लाई का मतलब है यू विल बी गिवन अ सिनेरियो, यू विल बी गिवन अ केस स्टडी, चाहे वो एक लाइन का केस स्टडी हो। इवन लास्ट टाइम में जो पेपर आया है उसमें एक एक लाइन की स्टेटमेंट थी, तकरीबन कुछ 6 लाइनों का एक केस स्टडी था, एक एक लाइन की स्टेटमेंट थी। और उसने आपसे ये पूछा हुआ था, बताओ कि इस हर केस में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम एक चीज होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की कौन सी टाइप अप्लाई होगी। एक स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट नंबर 1 पे इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप नंबर 3 अप्लाई होनी है। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है हमें नहीं पता, इंफॉर्मेशन की सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं वो भी हमें अभी नहीं पता, इसीलिए मैं वो तो नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि वो आपको हमेशा, इवन एमसीक्यूज, आपको पता है एमसीक्यूज के ऊपर तो एक लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज आपको मिलेगा 4 4 6 6 लाइनों का, पूरी एक ऊपर स्टोरी होगी और उस स्टोरी के नीचे एमसीक्यूज पूछे होंगे। तो इस सब्जेक्ट में एमसीक्यूज भी आने हैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सीधा सीधा नॉलेज नहीं, अप्लाई का मतलब है सिनेरियो होगा और सिनेरियो के ऊपर आपने अपना नॉलेज अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द सिनेरियो है। तो वो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, बिजनेस की कोई प्रॉब्लम। जी आवाज नहीं आ रही है आपको बेटा, वो कह रहे हैं आवाज स्लो आ रही है, बड़ी इतनी ऊंची आवाज है यार माशाल्लाह मेरी। हेलो, आवाज आ रही है बेटा, आ रही है ठीक, बेटा आप काइंडली कंफर्म करें ठीक आ रही है आवाज। ठीक है चलें, बस ठीक है, आ रही है। चलें, मैंने एक ये नीचे रखा हुआ था ताकि चलो आपकी भी सुन लें। अच्छा, वो कहता है जी आपने बिजनेस प्रॉब्लम या कोई सिनेरियो दिया होगा, आपने उसके ऊपर बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस, ये जो बिजनेस की टर्म है, ये जो बिजनेस का लफ्ज लिखा है, ये एक्चुअली बिजनेस मैनेजमेंट जो बीएम, पुराना बीएम था, उसका नॉलेज अप्लाई होगा। और फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें आपकी कुछ कॉस्ट के टॉपिक आ जाएंगे और कुछ आपका सीए फाइनल से फाइनेंस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यानी आपको 2 तरह के केस स्टडी आएंगे, बल्कि आप समझ लें आपके पेपर में 2 सेक्शन होंगे। जो आपके पेपर का मॉडल पेपर में भी ऐसे ही है बेटा, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर भी ऐसे ही आया। जो आपका पेपर का सेक्शन ए होगा उसमें सारा बिजनेस मैनेजमेंट का एरिया होगा, और जो आपका ये सेक्शन बी होगा उसमें सारा कॉस्ट और सीए फाइनल से फाइनेंस जो ट्रांसफर हुआ थोड़ा सा वो होगा। थोड़ा कहने को थोड़ा है लेकिन है वो आपके लिए काफी ज्यादा है। तो क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, यानी आपके सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हैं। सेक्शन ए सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स का है, प्योर थ्योरेटिकल, और वो थ्योरेटिकल भी वो नहीं है कि आपने सीधा सीधा रट्टा लिखना है, सिनेरियो के मुताबिक आंसर देना है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या आपने ये लफ्ज कभी सुना है किसी बच्चे ने, सुना है कभी? क्या होता है बेटी बताएं, स्वॉट क्या होता है?
पता नहीं है जी, आपको पता है? किसको पता है बेटा इधर से? जी ये सुना हो शायद आपने कभी लफ्ज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। हर इंसान अपना स्वॉट भी कर सकता है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, मेरे लिए अब क्या थ्रेट्स हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही? हमने लेकिन अपनी जात के लिए नहीं करनी होगी, हमें सवाल में किसी इदारे का डाटा दिया होगा, ऊपर आपको कहानी दी होगी, उसने कहा होगा स्टोरी पढ़ के बताएं इस इदारे की स्ट्रेंथ क्या है, स्टोरी पढ़ के बताएं इस इदारे की वीकनेसेस क्या है, इस इदारे की। और आपने केस स्टडी से जस्टिफाई भी करना होता है कि वो क्या फिक्रा ऊपर लिखा हुआ है जिससे आपको फील आई कि ये स्ट्रेंथ है, वो क्या फिक्रा है ऊपर लिखा हुआ है जिससे आपको ये फील आई कि ये वीकनेस है। क्या आप मेरा पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं? तो वो जो आपके बीएम के टॉपिक्स है ना, वो भी ऐसे ही आएंगे। ये स्वॉट उनमें से एक टॉपिक है कि वो आपको स्टोरी देगा और स्टोरी के ऊपर कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक अप्लाई करवा देगा। पहले वो ये पूछेगा व्हाट इज स्वॉट, ब्रीफली एक्सप्लेन, तो 4 नंबर के लिए, लेकिन इसके नंबर थोड़े होंगे। ज्यादा नंबर किस चीज के होंगे? ऊपर दिए हुए इस इदारे की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बताएं। याद रखें, स्ट्रेंथ किसी भी इंसान की इंटरनल होती है, इदारे की या इंसान की। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उसकी अंदर की चीज है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट हमेशा माशरे में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती हैं। ठीक है कि नहीं समझ आ रही? मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मेरी जात के अंदर नहीं है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। टीचिंग अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए क्या क्या है, और अगर मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी नहीं आती तो ये मेरे लिए थ्रेट है। आहिस्ता आहिस्ता मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, टेक्नोलॉजी यूजर ही नहीं हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा एंड सो ऑन। ये थ्रेट्स है ना टीचर के लिए। टीचर को नोट्स बनाने नहीं आते, टीचर को स्लाइड बनानी नहीं आती, आजकल सारे टीचर स्लाइडों पे पढ़ा रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस किसी इदारे की इंटरनल होती है। स्ट्रेंथ उसकी पॉजिटिव चीजें होती हैं, वीकनेसेस किसी भी इदारे की नेगेटिव चीजें हैं। खामी है ना, खामी हमेशा माइनस में होगी, और स्ट्रेंथ आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें आपकी, ये हमेशा। तो उम्मीद आपको सब्जेक्ट का एम समझ आ गया होगा कि आपका एग्जामिनर आपको एक सिनेरियो देगा जो कि बिजनेस प्रॉब्लम की शक्ल में होगा। आपने उस सिनेरियो के ऊपर अपने बीएम के टॉपिक और कॉस्ट के टॉपिक का नॉलेज अप्लाई करना है, खाली रट्टा रिप्रोड्यूस नहीं करना। नो डाउट रट्टा चलना है इसमें, आप समझ लें। आपके कुछ ऐसे चैप्टर हैं बीएम के जिनमें फुल क्रैमिंग आपको करनी है, चाहे पूरी इंग्लिश याद कर लो या उनकी कोई हेडिंग बना लो या कुछ भी कर लो, रट्टा उट्टा थोड़ा सा तो लगाना पड़ना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मसलन आपने स्वॉट को एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा आपको किताबी बातें लिखनी पड़ेंगी। बिल्कुल अपनी जबान में सारा कुछ ही लिखाएं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत किताबी टच उसको नजर है कि बच्चा किताब पढ़ के आया है, उसको ये नजर ना है कि टीचर के लेक्चर सुन के वही कहानी फिट करी जा रहा है। एग्जामिनर को ये नजर आना चाहिए आपके आंसर में कि इसने कुछ ना कुछ किताब का कोई ना कोई लफ्ज चोरी किया है, या किताब से लिख रहा है, और वो चलेगा, कबूल है। तो हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ टू आंसर द केस स्टडी, हाउ टू टैकल योर सिनेरियो। लेकिन कामयाब वही बच्चा होगा जो लिख के मुझे चेक करवा देगा और मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपका राइटअप क्या है। आपने मार जो खानी है वो अपने एक्सप्रेशन से खानी है। आप जो बात मुंह से बोल रहे होंगे वो कुछ और होगी, जो पेपर पे लिखी होगी वो कुछ और होगी। फिर मैं आपको पास बुला के पूछूंगा यार इसका मतलब भी तो बताओ क्या कह रहे हो ये। तो जब आप बोलेंगे तो सही होंगे, तो जब लिख रहे होंगे तो मतलब कुछ और होगा। ये जितना गैप कम होगा आप उतने कामयाब है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, मैं बता दूं। अगर आपके साथ ये मसला है तो थोड़ा आपको ये इंप्रूव करना पड़ेगा लिख लिख के। हर चीज इंप्रूव होने के काबिल होती है, लेकिन फिर लिख लिख के, और वो लिख के चेक कराना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे देंगे मैं चेक कर दूंगा, नहीं देंगे तो अल्लाह अल्लाह फैसला। मेरा काम टॉपिक पढ़ाना, समझाना, इंग्लिश सीधी करना मेरा काम नहीं है। इंग्लिश में सीधी कर ही नहीं सकता, और जिसकी इंग्लिश बिल्कुल ही फारिग है भाई वो याद करे, सिंपल असूल है, याद करे, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंग्लिश सीधी हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट। जी बेटा, ऑनलाइन वाले कैसे, वो भी चेक करें। व्हाट्सएप ग्रुप जिंदाबाद। गोरे ने आपको टेक्नोलॉजी दे दी, आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, व्हाट्सएप पे भेज दें, चेक होके वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं लिख रहा हूँ ना, ये लिखने के, ये चेक करने के भी काबिल आता है। ये लैपटॉप पे ही लिख रहा हूँ मैं, ये आम पेन नहीं है 50 रुपए वाला, ये 5,000 का पेन है इसके साथ जो लैपटॉप के साथ है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है, महंगी जरूर है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए है ना। तो आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरी पेंसिल है ना, आपकी जैसे कॉपी पे होती है। आगे चलें,
क्या नॉलेज चाहिए जी? पहले पुराना नॉलेज क्या चाहिए? जो बच्चा साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहा है वो कामयाब है इसमें, और जिसने साथ साथ भी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा क्या फ्री, उसको थोड़ा मसला होगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसीलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आपने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग कैफ थ्री या पुराने सिलेबस का पढ़ा हो, ये नया वाला कॉस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ना पढ़े ना पढ़ा है, ना पढ़ने का प्रोग्राम है अभी मुस्तकबिल में, नहीं है फ्यूचर में, तो फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए बेहतर है पहले कॉस्ट पढ़ें, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, छलांग ना मारें जी। क्यूएम से नॉलेज यहाँ पे इस्तेमाल होगा बिल्कुल कॉस्ट की तरह। क्या इस्तेमाल होगा? रेशो। हाँ जी, कौन कौन से टॉपिक इस्तेमाल होंगे? रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, फ्यूचर वैल्यू, लीनियर इक्वेशन, मीन मीडियन, मॉड, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ये मेरा ख्याल है मैथ के टॉपिक थे, ये मैथ के थे ना, ये वाले मैथ के थे, और ये नीचे वाले सारे किसके थे? स्टैट्स के। ये सारा है यहाँ पे, लेकिन बहुत आसान है। आपने वहां पे पढ़ा बड़े मुश्किल तरीके से, हम पढ़ेंगे बड़े आराम से आसान से तरीके से, और हमारे काम में ज्यादा चीजें उसने पूछने इसका मतलब क्या है, मसलन मीन का मतलब क्या है, मीन, मीडियन का क्या मतलब है, कैलकुलेट करने के जितने फॉर्मूले आप पढ़ के हैं सारे नहीं आने, एक आना है बात। मीन का वो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये एक पढ़ा था ना, बस यही चलना है। लेकिन उसने ये पूछना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन, व्हेन दिस मीन कैन बी यूज्ड, ये बातें आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है। और मीन के 1700 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हाँ, आई कैब इस चैप्टर को अपडेट कर रहा है किताब में। अब आपकी किस्मत है कि जो नया चैप्टर अपडेट होके आता है उसमें स्पेशली उन्होंने मांगा था कि टीचर चाहिए जो ये चैप्टर अपडेट कर दे, तो पैसे भी अच्छे खासे थे, लेकिन वो मिला नहीं मुझे, किसी और को मिला है। तो आई कैप पेमेंट करके काम करवाता है, तो ये चैप्टर अपडेट हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा आपकी किताब अपडेट हो रही है अभी। तो ये चैप्टर खुसूसी तौर पे जो स्टैट्स वाला चैप्टर है ना, ये अपडेट करवा रहा है आई कैप, ठीक है कि नहीं समझ आ रही? अच्छा सर, आप थिंक माइक दूर है आपसे? अच्छा यार, हाँ जी अब आ रही है आवाज? चिंगम की तरह चबाना ही रह गया बस। और यार ये हैंड फ्री लगाई हुई है मैंने। अच्छा जी चलें आगे। सारे बच्चों को ये मसला आ रहा है, आवाज नहीं आ रही? अच्छा खासे मैं ऊंची बोल रहा हूँ, मेरी क्लियर है? थोड़ा लगता है बीच में, और यार वो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। ठीक है चलो मैं आप करीब कर लेता हूँ। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से ये आपको कॉस्ट का नॉलेज पता हो, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, ये ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे, ये जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है उनको पता होगा। उसके बाद आपको क्या पता हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेट क्या होता है? जी भाईजान आता है आपको ये फॉर्मेट? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का आता है कि नहीं? ये मेरा ख्याल है पहले FR1 में होता था। हाँ उसके साथ ही होता है ये जी। बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के नाम से एक चैप्टर होता था पहले कभी अकाउंटिंग में, अब पता नहीं कि इंट्रो टू अकाउंटिंग में चला गया है। जी अब नहीं है, लेकिन पहले था, अब वो PRC में चला गया। जी बेटा, किसी को आता हो ये फॉर्मेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट? किसी को नहीं आती? हाँ वही, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, टोटल फैक्ट्री एनू ही कही दे और की ये कहते हैं पड़ी हुई है, नाम नहीं आता। और पेपर में ना ऐसे हो कि सवाल आता हो, सर टॉपिक नहीं आया वो वाला, बाद में पता चले वो चैप्टर आया था और नहीं समझ आई। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ना वो स्टेटमेंट होती है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, प्लस FOH, टोटल करंट फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस। रिवाइज कर दिए मैंने, ये मैंने पढ़ानी नहीं, जब आएगी जरूरत तब पढ़ाएंगे बजटिंग के चैप्टर में। बजटिंग का एक चैप्टर है जो कॉस्ट से निकल आया, उसमें है ये। इनकम स्टेटमेंट तो आती होगी आपको बनानी, ट्रेडिंग बिजनेस की और मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, फर्क थोड़ा सा ही आता है। आगे रेलेवेंट, ये दो चीजें हैं, जिसने बच्चे ने कॉस्ट नहीं ना पढ़ी उसको ये मसला करेगी, और जो बच्चा अभी कॉस्ट पढ़ रहा है उसको भी थोड़ा मसला आएगा।
रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये दो आपको आनी चाहिए। जी भाईजान, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पता है आपको? कॉस्ट पढ़ी है पहले? तो फिर आपको कॉस्ट पहले पढ़नी चाहिए। पढ़ रहे हैं? फिर ठीक है। हाँ जी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का पता है आपको? नहीं पढ़ी, पढ़ रहे हैं? तो पढ़े भाईजान, ये गलत है। परेशानी होगी बजटिंग के चैप्टर में जाके, और जगह जगह परेशानी होगी। वैसे मैं बता देता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि फैक्ट्री की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड करनी है प्रोडक्ट में, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफर्ट्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है नहीं, फिक्स फैक्ट्री की कॉस्ट भी जमा करें। लेकिन वैसे तो ये टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा है, अभी बस मैं इतनी बात कर सकता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि जिसको भाई जो नॉलेज नहीं आता पहले वो नॉलेज लो। ऐसा ना हो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके सर की समझ नहीं आ रही, पता है नहीं, चैप्टर खुद नहीं पढ़ा हुआ, सर के ऊपर डाला जा रहा है। सर बेचारी क्या करें, सर को कौन सा पता है कि हर बच्चे ने क्या पढ़ा होगा और क्या नहीं पढ़ा। आपको पता है आपने क्या पढ़ा है और आपने, लेकिन ये जब तक हम पहुंचेंगे इस चैप्टर पे, तो हम शुरू ही यहाँ से कर रहे हैं ना, ये वाला चैप्टर तो हम शुरू ही यहाँ से कर रहे हैं। इसीलिए ये तो चलो आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसकी जब तक हमें जरूरत पड़ेगी आप पहुंच चुके होंगे वहां तक, ठीक है। इसीलिए थोड़ा इतना रिलैक्स रहें, इतना टेंशन लेने की लोड कोई नहीं। जी जनाब, आती है, ठीक है, आगे चले। कोई सवाल हो आपका यहाँ तक? अच्छा जी, सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है क्या आपने? हाँ जी, सिलेबस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3 हिस्सों में, 3 ग्रिड्स में। टोटल 17 चैप्टर हैं जो आई कैप ने अपनी किताब में कहा है, और उसको 17 चैप्टर को 3 हिस्सों में आई कैप ने डिवाइड किया। तो इससे बेहतर है आप ये देख ले, मैंने पिछली क्लास में भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कॉस्ट की। बेटा ये जितने घंटे लिखे होते हैं इससे डबल घंटे लगने हैं। मतलब मैं 110 घंटे अगर लगाता हूँ तो 110 घंटे के करीब करीब आपको घर में जाती तौर पे भी पढ़ना है। यानी 220 घंटे आप सब्जेक्ट को देंगे टाइम, तब आपको ग्रिप होगी। अगर आपने मेरे साथ साथ नहीं पढ़ा और आखिरी महीने नहीं, आप चाहे जितने मर्जी घंटे लगा दें, आखिरी महीने वाले पास नहीं होते, या हो जाए तो तुक्के से होंगे। और उनका नॉलेज उतना ही होगा कि यहाँ से पढ़ के पास हुए, आगे जाके फिर परेशान होंगे फाइनल में। इस सब्जेक्ट का नॉलेज आपका सीए फाइनल में इस्तेमाल होना है। 2 सब्जेक्ट हैं, एक का नाम है SPM, स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसमें से जो थ्योरी वाला पोर्शन है, और इसमें से जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो आपका एक सब्जेक्ट है सीए फाइनल में, BFD, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यानी अगर आपने इसको यहाँ पे नहीं अच्छा किया तो आपको वहां जाके थोड़ा मसला मसाइल होंगे, और यहाँ तो करना आसान है, वहां आप आर्टिकल कर रहे होंगे, टाइम कम होता है। आप अपने उस वक्त को इमेजिन करें जब आप सुबह 8-9 बजे गए हैं ऑफिस, और 8-9 बजे तक लेट सीटिंग के बाद जब आप घर आए हैं तो आपसे पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये जो मैनेजेरियल का पोर्शन है ये सारा थ्योरी है, BM थ्योरी। ये इसमें कुछ थ्योरी है और कुछ न्यूमेरिकल है, इसमें तकरीबन सारा ही न्यूमेरिकल है। ये जो आखिरी पोर्शन है इसमें सारा ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। आखिरी पोर्शन, इसमें 35 से 45 नंबर का पेपर आएगा, 30 से 45 और 20 से 25। आपके पास नोट्स में आखिरी सफा होगा पास पेपर एनालिसिस का, नोट्स में आखिरी सफा होगा ये स्लाइड्स जो मैंने आपको दी हैं। जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं उन्हें ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, व्हाट्सएप में आ जाएंगी, ठीक है। तो पास्ट पेपर एनालिसिस अटैच होगा, नोट्स के आखिरी सफे पे आए। क्या आपको ये नजर आ रहा है पास्ट पेपर एनालिसिस? जी बेटा, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा जो घर से पढ़ रहे हैं। जी फोटोकॉपी वाले से भी मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। आपको उम्मीद है स्क्रीन नजर आ रही होगी। आप सब लोगों को भी यहाँ से जरा ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, वो कॉपी अच्छी नहीं आई, तो जरा ये स्क्रीन पे देख लें, देख लें। ये आपका पहला सेक्शन है, ये ग्रिड नंबर 1 है जिसका नाम क्या है, मैनेजेरियल एनालिसिस। इसमें 35 से 45 नंबर का पेपर बनेगा आई कैप के मुताबिक। इसमें ये टोटल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर मैंने उड़ा दिया क्योंकि छठे चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। ये जो पहले 5 चैप्टर है ना, ये पहले 5 चैप्टर ये एक ही टॉपिक पर हैं, सिर्फ एक टॉपिक पर हैं।
उस टॉपिक का नाम है पेस्टल, पेस्ट भी कहते हैं उसको। क्या नाम है टॉपिक का? पेस्टल। यानी एक टॉपिक पे आई के आपने 5 चैप्टर बनाए हैं, 5 चैप्टर। पेस्टल में पी होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। किसी भी कंट्री का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टडी करना हो ना तो उसका तरीकाकार है। पेस्टल एक ऐसा मेथड है जिससे आप अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्कैन करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। इससे ही आपको पता चलता है इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स हैं। पेस्टल करने के बाद, मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ आ रही? पेस्टल एक टूल है जिसके थ्रू कोई भी इदारा अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पी स्टडी करना है। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एस स्टैंड्स फॉर सोशल इन्वायरमेंट, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल। टी, ये देखो टी आ गया टेक्नोलॉजिकल, आईटी भी है इधर है, ये 2 चैप्टर टी पे हैं। और ई से मुराद इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल, वो आई का मिस कर गया। और एल से मुराद है लीगल, है जी लीगल यहाँ पे कहीं, वो चैप्टर 3 में नजर आ रहा है। सोशल एंड, आपको समझ आ रही है? एक मॉडल है जिसका क्या नाम है, और मैं आपको बताऊं इस पे एक सवाल बनना है, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। एमसीक्यू छोड़ दें, लॉन्ग क्वेश्चन भी बना तो 8 से 10 नंबर से ज्यादा बेचारे की हैसियत नहीं होगी। और चैप्टर कितने दिए हुए हैं? ये मुझे थोड़ा सा किताब पे एतराज है कि एक चीज की अहमियत ही 10 नंबर 12 नंबर चलो कर लो, लेकिन उस पर आपने 5-6 चैप्टर लिख के बच्चे को तो आपने डिप्रेस कर दिया। यानी बच्चा 5-6 चैप्टर पढ़ेगा देन जाके वो 10 नंबर कवर कर रहा है, तो इसको हमने पहले हाथ नहीं पकड़ना, मतलब इसको करना है लेकिन पहले बाकी। और वो जो 7वां 8वां चैप्टर है उसमें मवाद ज्यादा है और नंबर भी ज्यादा है, आता आएगा भी उसमें से ज्यादा, क्योंकि जो पुराना बीएम था ना उसमें भी ज्यादा उसी में से आया हुआ था। ये बीएम एक सब्जेक्ट था बिजनेस आपका ना, बीएम बीएस का एक सब्जेक्ट था, उसमें से निकाला ना ये सब्जेक्ट। तो ये वाला जो था ना, ये चैप्टर 7 और 8 जो नजर आ रहा है आपको, इसमें ज्यादा मॉडल्स हैं, इसमें ज्यादा टॉपिक्स हैं और इसमें से ज्यादा पेपर बनेगा, मुझे भी उम्मीद है। मेरी बात समझ आ रही है? चलो हम जरा एनालिसिस भी देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास इसके पेपर ज्यादा नहीं है, मैंने क्या किया है, मैंने मॉडल पेपर का और 2022 का जो स्प्रिंग का पेपर है मैंने उसका जरा एनालिसिस कर लिया। मॉडल पेपर में कितने नंबर का सवाल आया हुआ है पेस्टल में से? कितने मार्क्स का आया हुआ है? लॉन्ग 9 मार्क्स का। और बताएं जी, सिर्फ 7 नंबर का। यानी इन पहले 5-6 चैप्टर, 6 चैप्टर कह दो, पहले 5-6 चैप्टर में से मॉडल पेपर ने 9 नंबर, चलो 9 वो कर लो, 2 एमसीक्यूज कर लो, 11-12 नंबर। लेकिन जो आपका वो है 9 नंबर, क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी इस एरिया में लेबर ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। आप मेहनत ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नंबर हासिल नहीं लेकिन करने हैं। और ये मैं एक दिन में नहीं सारा पढ़ाऊंगा, मैं रोजाना थोड़ा 15-20 मिनट पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। पहले काम की चीज करा दूंगा, सवाल भी करा दूंगा, उसके बाद फिर हम किताबी नॉलेज पढ़ी जा रहे होंगे फॉर एमसीक्यूज। बस नॉवल की तरह पढ़ते जाएंगे, चीजें समझते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग से एक दफा घुस जाए। रट्टा हमने सिर्फ हेडिंग्स का लगाना है चैप्टर में से। ये 6 के 6 चैप्टर में जो आपने रट्टा लगाना है वो किस चीज का लगाना है? हेडिंग्स का। जिस बच्चे को हेडिंग्स याद होंगी वो इसके सवाल ऐसे करेगा, ऐसे सवाल। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हेडिंग्स क्यों याद करनी है। वो आपसे कहेगा कि ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो कि अमेरिकन कंपनी है, जो कि पाकिस्तान में आकर एक नया बिजनेस सेटअप करना चाह रही है। तो अमेरिकन कंपनी को पाकिस्तान का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टडी करना है। बताओ अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर को स्टडी करे। तो आप कहे जी वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टडी करे। अब पॉलिटिकल में क्या क्या देखें, तो वो जो किताब में हेडिंग्स है ना उनके नाम लिख देने हैं। पाकिस्तान के लॉज देखे, लॉ कवानीन, लीगल इन्वायरमेंट। अब आप वहां पे लिख देंगे पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन है, वो जो लॉ आपने पढ़े होंगे ना, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपनी लॉ, ये किताब में हेडिंग है। और इनके नीचे बताया हुआ है कंपनी लॉ क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या होता है। लेकिन वहां पर आपने एम्प्लॉयमेंट लॉ को डिफाइन नहीं करना, बस आपने उसका हल्का सा नाम लेके गुजर जाना है।
कि यानी अमेरिकन कंपनी को पाकिस्तान में काम करने से पहले पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट लॉ का पता होना चाहिए। ये ना हो कल को वो लोगों को जॉब पे रखें और कोई गवर्नमेंट की वॉयलेशन कर दें कानून की, जिसकी वजह से कंपनी को फाइन पड़ जाए। समझ आ रही है? कितना सिर्फ आपको उसका नाम लिखना लॉ का, पाकिस्तान का कंपटीशन कमीशन का लॉ पता होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ पाकिस्तान का पता हो। हेल्थ एंड सेफ्टी इसलिए होता है ना कि कस्टमर आपकी चीज इस्तेमाल करे तो उसको कोई हेल्थ को इशू ना आ जाए, तो हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ पता होना चाहिए। इसी तरह आपका डेटा प्रोटेक्शन का लॉ, इसी तरह आपकी और क्या नाम है जो लीगल फैसिलिटीज है, जो आपके साइबर लॉ आजकल बड़ा चल रहा है। ऑनलाइन काम हो रहा है ना बिजनेस का, जब से इस कोविड आया लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे क्लाइंट का डाटा लेते हैं ना, उसके क्रेडिट कार्ड का, तो उसका डाटा बड़ा वो कॉन्फिडेंशियल है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। ये ना कोई हैकर आपकी वेबसाइट से उसका लोगों का डाटा ले ले और फिर उसका मिसयूज करे। तो डाटा प्रोटेक्शन और साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, वेबसाइट की सिक्योरिटी, समझ आ रही है? तो ये सारी हेडिंग्स है वहां पे, इनको अंदर कहानियां समझाया हुआ मिसालें दे दे के। हमने एक दफा पढ़ना है, पढ़ने के बाद बेकार, बस रट्टा किस चीज का लगाना है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप तशद्दुद कर रहे होंगे अपने ऊपर, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा होगा पढ़ाने को, क्योंकि मैंने पिछली दफा पढ़ाया, बड़े दिल पे पत्थर रख के पढ़ाया। लेकिन वो ये है कि उसको पढ़ने पढ़ने में बच्चों को भी चीज़ों का पता चलता जाता है। कुछ बच्चे इंजॉय करते हैं, वो आगे से मिसालें देते हैं, सर हाँ ये भी एक मिसाल है। कुछ बच्चे मेरे साथ साथ इस तरह थोड़ा सा, चलो पढ़ लेंगे ना, हमने पढ़ना तो है, चाहे टूटे हुए दिल के साथ पढ़ लो या थोड़े से जज्बाती होके या थोड़े खुश खुश पढ़ लो। हम मॉडरेटली पढ़ेंगे, लेकिन रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि इससे हमें फायदा क्या होगा कि एक ही दम हम जब सारा दिन थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं जो भी थ्योरी के टॉपिक है वो रोजाना 15-15 मिनट लगाऊंगा, फिर उसके बाद सवालों में एक दिन सवाल करा दूंगा उनके। ठीक है? इस ये जो पहले 6 चैप्टर है, बाकी तो हम एक दिन में एक मॉडल कर सकते हैं। ये 6 चैप्टर जो है ना, ये हमारे लिए बड़ा मसला है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा लगनी है, रिवॉर्ड हमें क्या मिलना है, कम मिलना है। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट अगले चैप्टर जो है आपका क्या नाम है जी, नेक्स्ट चैप्टर 7-8 कंपेटिटिव फोर्सेस इंटरनल, इसमें वो सॉर्ट आ जाएगा, और एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो मुझे जो गर्ज है वो ये परसेंटेज से गर्ज है। आई कैप कहता है कि कितने मार्क्स का पेपर इस सेक्शन में से आएगा, 35 से 45। कितने मार्क्स का पेपर इस सेक्शन में से आएगा, 35 से। तो मैंने जब इसकी एवरेज निकाली तो मेरे पास बाय चांस एवरेज जो निकल आई वो 31 मार्क्स की निकल आई। जब मैंने ये एवरेज निकाली तो पिछली 2 अटेम्प्ट को मैंने जब चेक किया तो पता चला आई कैप ने पिछली 2 अटेम्प्ट में या मॉडल पेपर और अटेम्प्ट को मिलाकर कितने मार्क्स का पेपर इस सेक्शन में से बनाया। इसका मतलब है कि अपर लिमिट को टच नहीं किया आई कैप ने। इस बीएम के सेक्शन में से किसको टच किया हुआ है, लोअर लिमिट को भी टच नहीं किया, मुस्तकबिल में करेगा। अगर बीच में पेस्टल का सवाल डाल देता ना वो आई कैप प्रॉपर, तो ठीक है ये चला जाना था, 35-36 पे चली जानी थी परसेंटेज। वो तो आई कैप ने ओरिजिनल पेपर में पेस्टल का क्वेश्चन ही दिया और बच्चों ने भी कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सवाल नहीं आया जिसने हमारी जान अजाब में। क्योंकि वो टॉपिक 6 चैप्टर करने के बाद आप एक सवाल करने के काबिल हों तो आपका तो वैसे ही दिल टूट जाता है? जवान ऐसे होते हैं, वो थक जाते हैं। आगे चलें, अगला सेक्शन बी जो है, इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आना है, 30 से 45। मुझे उम्मीद है इसमें ज्यादा मार्क्स होंगे जी। तो इसमें कितने चैप्टर हैं टोटल, इसमें मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं इसमें। और अगर हम देखें तो इसकी भी एवरेज निकाल लें तो आई कैप ने कहा था कि इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। आई कैप की बताई हुई वेटेज जो थी वो थी 30 से 45, और मेरा ख्याल है ये 30 को क्रॉस कर गया है, अपर एंड की तरफ है। नीचे वाला देखें जरा, तीसरा सेक्शन, उसमें आई कैप ने कहा था 20 से 25 नंबर का पेपर आएगा, और आई कैप ने इसमें कहां तक टच किया, अपर एंड। इसका मतलब क्या हुआ, आज जब आप यहां से जाएंगे तो आपको ये समझ आ गया कि आई कैप न्यूमेरिकल टॉपिक्स में तो अपर एंड पे जा रहा है, लेकिन जो बीएम के थ्योरेटिकल, ये जो पहला सेक्शन है ये बीएम का है, ये जो बिजनेस मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल केस स्टडी है उसमें आई कैप अपर एंड पे, अगर वहां अपर एंड पे जाएगा तो आपको फायदा है, पेपर में टाइम बचेगा आपका। और इधर आने पे टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होगा क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी होता है, टाइम जाया करवाता है, बंदा फंस जाता है कहीं ना कहीं। थ्योरी में आपके पास इतना ज्यादा फंसने का नहीं होता, आप कुछ भी लिख दें, आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई कर दें तो काम चल जाता है। समझ आ रही है?
तो इसीलिए अगर आपको, आपके लिए थ्योरी आसान है, आपको लगता है थ्योरी आसान है, तो फिर आपके लिए ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है कि न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा है, थ्योरी का पोर्शन क्या है, कम है। लेकिन जिसको थ्योरी पसंद है, थ्योरी पसंद है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है। लेकिन जिसको थ्योरी पसंद नहीं है, उसके लिए बड़ी फेवरेबल चीज है, चलो न्यूमेरिकल ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो सेक्शन बी में और सेक्शन सी में ज्यादा न्यूमेरिकल है। सिर्फ एक चैप्टर है थ्योरी का, ये वाला चैप्टर 13 और चैप्टर 11। चैप्टर 11 और चैप्टर 13 ये दो थ्योरी के हैं, लेकिन ये भी टेक्निकल थ्योरी है, ये भी टेक्निकल थ्योरी है। इतनी बोरिंग नहीं है जितनी कि ऊपर वाली बोरिंग है थोड़ी सी। और उसमें भी पहले 6 चैप्टर की बात, 5 की मैं कर रहा हूँ, बाकी वालों को नहीं मैं कह रहा बोरिंग, वो बड़े अच्छे हैं, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद ये जो है बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इनमें से तो 2 सवाल आने ही आने हैं, इनमें से 2 सवाल आने ही आने हैं। मेरा ख्याल है 2 ही आए हुए हैं शायद। कितने सवाल आए हुए हैं? 2, हाँ। या बजटिंग में से और उसमें से आ जाएगा वर्क, ये अप्रेजल ने आना ही आना है 17, मैं बता दूं। चैप्टर 17 ने मस्ट आना है, क्योंकि माजी के ये कॉस्ट में से आए हैं। माजी ये बताता है कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 17 और 15 ये हाईली इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में से। तो 16वां चैप्टर कभी मिलाएगा, कभी नहीं मिलाएगा, समझ आ गई? तो 17 ने तो आना ही आना है। 17 16 या 15 17 का कॉम्बिनेशन बनेगा। पिछली दफा किसका कॉम्बिनेशन बना था? 16 और 17। अगली दफा जो मुझे उम्मीद है 15 और 17 का बनेगा कॉम्बिनेशन, 15 और 17 का। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। पिछली दफा मेरे पास ये एनालिसिस नहीं था, क्योंकि जब मैं पिछली दफा ओरिएंटेशन दे रहा था तो तब तो मॉडल पेपर भी नहीं आया हुआ था। ये जो एनालिसिस है ना, ये हमें बहुत गाइड करता है कि आई कैप का मूड क्या है, आई कैप क्या चाह रहा है हमसे, आई कैप का स्टाइल किधर को जाएगा। अब मैंने ये फोरकास्टिंग शुरू कर दी है कि आई कैप ने अगर प्रोजेक्ट अप्रेजल के साथ इस दफा वर्किंग कैपिटल दिया है, तो तीसरे सेक्शन में से अगली दफा क्या आएगा? बजटिंग। और पहले सेक्शन में से मुझे उम्मीद है पेस्टल आना ही आना है। अब पहले सेक्शन में से क्या आना है? पेस्टल। जो छोड़ गया ना इस दफा, अगली दफा मुझे उम्मीद है पेस्टल आएगा, पेस्टल। अगर वो पेस्टल आ जाए तो ठीक है, हमारी बात पूरी हो जाएगी, और अगर ना आए तो जिंदगी आसान है। चलें, कोई सवाल हो आपका? जी जी जी, बताते हैं आगे। अगली बात ही वही है, इसमें कोई सवाल हो आपका? अगली बात ही वो स्टडी मटेरियल है शायद। ये टॉपिक्स हैं जनाब, एक दफा जरा टॉपिक्स पे निगाह दौड़ा ले, एक दफा टॉपिक्स पे निगाह दौड़ा ले जी। पेस्टल एनालिसिस, पोर्टर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल रहा है, अभी तो पेपर इतने नहीं हुए, आप कैसे गेस कर रहे हैं? देखो, मैंने गेस करने के लिए ये देखिए, एक्सटर्नल एनालिसिस में कितने टॉपिक्स हैं? 2 हैं। पिछली दफा एक आ गया है, पोर्टर 5 फोर्सेस आया था पिछली दफा। तो इस दफा किसकी उम्मीद होगी फिर? पेस्टल की। उसके बाद इंटरनल एनालिसिस में 3 है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पोर्टर वैल्यू चेन, बीसीजी और स्वॉट। पिछली दफा इसमें से बीसीजी आया था, इस दफा ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से वैल्यू चेन है। पोर्टर वैल्यू चेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब अगर सबसे टॉप पे देखा जाए तो पोर्टर वैल्यू चेन, नंबर 2 पे बीसीजी, नंबर 3 पे स्वॉट। तो इस दफा इन दोनों में से कोई एक आने की उम्मीद है, या वैल्यू चेन या स्वॉट। ये गैस है मेरा, गलत भी हो सकता है, मैं कोई पीर नहीं हूं, है, मतलब एक एजुकेटेड गैस है मेरा। इसके बाद एथिकल डिसीजन मेकिंग, इसमें एक तीसरा टॉपिक भी है। नहीं सॉरी, वो एथिकल डिसीजन मेकिंग में नहीं है, सॉरी, इसमें से नहीं आया लास्ट टाइम, इसमें से नहीं आया लास्ट टाइम, तो शायद इस दफा आ जाए। पिछली दफा इसमें से बिल्कुल टेस्ट नहीं किया उसने, और ये थ्योरी है सारा, एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजरियल वाले सेक्शन में ही है। स्टैट्स ये आया पिछली दफा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इस दफा इन दोनों में से कोई आ जाए शायद। हाँ जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आया पिछली दफा, ये आया, और ये भी आया। इसमें से नहीं आया तो ये आ सकता है इस दफा। और नीचे ये वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बजटिंग। ये टॉपिक्स के नाम लिखे हुए मैंने, ठीक है, अपनी तरफ से आपको एजुकेटेड गेस दिया, बाकी अब कुछ भी आ सकता है, बाकी आपकी किस्मत है। हम तरतीब से पढ़ते जाएंगे, रिवीजन में एक दफा दोबारा बात करेंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस दफा, अभी आप भूल जाएंगे। एट द टाइम ऑफ रिवीजन दोबारा बताऊंगा, यार इसको जरा ज्यादा टाइम दे देना, जिसको मैं कह रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, उस पर ज्यादा टाइम लगा देना, दूसरों पे जरा सवाल कम कर लेना। आगे चलें, नेक्स्ट पास पेपर एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, समझ आ रही है? स्टैट्स वाले में से एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, जरा चेक कर लो। स्टैट्स वाले सेक्शन में से एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, वो पास पेपर एनालिसिस में जाके चेक करना। मॉडल पेपर में भी एमसीक्यूज ज्यादा थे, और ओरिजिनल पेपर जो 2022 का आया उसमें भी देखें आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे स्टैट्स वाले पोर्शन में से। ठीक है कि नहीं? आगे चले, वो पास पेपर एनालिसिस बाकी बच्चों को भी मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल, हाँ जी, स्टडी मटेरियल में आपने क्लास नोट्स इस्तेमाल करने, क्लास नोट्स जो कि आपको फोटोकॉपियर से मिल जाएंगे। क्लास नोट्स, और जो ऑनलाइन वाले हैं उनको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, जो घर से पढ़ रहे हैं। जी, जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको किससे मिल जाएंगे? व्हाट्सएप से। बस ये ले लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर आपको भी व्हाट्सएप से मिल जाएंगे, हमें तो कोई मसला नहीं, आप ले लें व्हाट्सएप से। मैं तो बल्कि सॉफ्ट फॉर्म को प्रेफर करता हूँ, हार्ड फॉर्म वैसे भी एक्सपेंसिव पड़ेगी, बाकी वो अपनी अपनी मर्जी है। तो ये फोटो कॉपियर से मिल जाएगा। पहला चैप्टर हम कौन सा शुरू करने जा रहे हैं, वो हम कल से शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट अप्रेजल, चैप्टर 17। उसके नोट्स में अभी आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? प्रोजेक्ट अप्रेजल, तो वो नोट्स पिछली दफा वाले नहीं है, इसके मैंने नोट्स अपडेट कर लिए हैं, ठीक है? तो आपको, आप फोटो कॉपियर के पास अभी ना जाएं, आप कल क्लास से पहले चले जाएं। और वैसे अभी मैं क्लास एंड होने के बाद, मेरी खत्म होनी है 5 साढ़े 5 क्लासेस, तब मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा। इस क्लास के बाद भी मेरी क्लास है, इसीलिए जब भी आप इस क्लास के फौरन बाद फारिग हों तो आप ये उम्मीद ना लगाएं कि सर अभी नोट्स भेजेंगे, क्योंकि सर नहीं फारिग हुए, आप फारिग हुए हैं। तो सर की क्लासें 5 बजे के करीब फारिग होनी है, तब मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया होगा वो नोट्स में आपको शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है? उसके बाद आई कैप की स्टडी टेक्स्ट आपने पढ़नी है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है, जो कहूंगा मैं अभी नहीं, मतलब जो चैप्टर 17 में शुरू कर रहा हूँ इसमें नहीं पढ़नी, मैं खुद बताता जाऊंगा यार ये चैप्टर में पढ़नी है, ये चैप्टर में पहले वो जो मैनेजेरियल वाला पोर्शन है ना उसमें तो लाजमी पढ़नी है। बाकी आप जो चैप्टर मेरे वाले हैं ना फाइनेंस के, यानी आपने सिर्फ ग्रिड ए में किताब पढ़नी है। ग्रिड ए, ग्रिड ए के कौन कौन से चैप्टर थे? ग्रिड ए के जो चैप्टर मैंने पास पेपर एनालिसिस में दिखवाए थे उनमें सिर्फ किताब पढ़नी है आपने, बुक आपने सिर्फ ग्रिड ए के लिए पढ़नी है। बाकी ग्रिड्स में आपने आई कैप की किताब को देखना भी नहीं, बिल्कुल ही देखना। वजह, आई कैप की किताब में जितनी मिसालें हैं वो मैंने अपने नोट्स में एंटर कर दी, जो रूल्स वगैरह है वो भी मेरे नोट्स में आ गए हैं, इसीलिए आपको बाकी में आई कैप की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर में पढ़ने की जरूरत है। आप समझ लो तकरीबन ग्रिड ए में 8-10 चैप्टर बनेंगे वो आई कैप की किताब के मुताबिक, समझ आ रही है? तो वो अगर आप आई कैप की किताब उनमें भी ना पढ़ना चाहे तो उसके भी नोट्स हैं, वो बुलेट्स पॉइंट्स में कन्वर्ट किए हुए हैं, आई कैप की किताब को ही बुलेट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मैं वो भी दूंगा आपको। तो फिर आप चाहें तो फिर पूरी किताब छोड़ सकते हैं आई कैप की। वजह, उसमें आई कैप की किताब में पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, मैंने बुलेट्स में लिखा है और थोड़ी एग्जांपल ऐड की हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, ये मॉडल पेपर और 2022 का स्प्रिंग का पेपर, ये आपने रिवीजन के वक्त करना है मेरे साथ क्लास में, अभी नहीं करना। उसके अलावा पुराने कैफ 4 के और कैफ 8 के पास पेपर करने हैं, एग्जामिनर के कमेंट्स देखने हैं, मार्किंग प्लान देखना है। ये तो सबको पता है ना एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं, आई कैप की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, और मार्किंग प्लान में मार्क्स लिखे होते हैं कि किस पॉइंट के कितने हैं। तो क्या आपको कोई किताब और लेनी है? नहीं। क्या आपको नोट्स पढ़ने हैं? जी। आई कैप की किताब किन चैप्टर्स के लिए फॉलो करनी है? जो सिर्फ ग्रिड ए के लिए है, और चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिलते जाएंगे, बाद में उनको बाइंड करा लीजिएगा, आपकी मेहरबानी, व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। कोई और सवाल किताब से रिलेटेड जो बच्चे कर रहे थे? लुकमान साहब, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब हो गया होगा। कोई और किताब नहीं लेनी, कोई किताब नहीं आनी मेरी, नोट्स ही किताब है, और नोट्स ही किताब है, उसको इकट्ठा कर लेना, उसको किताब कह देना, ऊपर लिख लेना खुद, ठीक है? कोई किताब नहीं आनी, आनी उन्हीं का कोई नहीं, ये नोट्स ही है, मिलते जाएंगे आपको, आप बाद में उन्हें इकट्ठे कर लीजिएगा। बच्चे खुद बनाते हैं किताब, क्या मसला है? अच्छा आगे चलें, आगे एग्जाम टिप्स क्या है जी? बस इस पे हम क्लोज कर देंगे, काम खत्म हो रहा है। एग्जाम टिप्स है जो आपका फाइनेंशियल का सेक्शन है, यानी जिसमें न्यूमेरिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी है, अगर आप रिक्वायरमेंट ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत कैलकुलेशन होगी। दूसरा, अपना टाइम
न्यूमेरिकल में जाया बहुत ज्यादा नहीं करना, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पहले मैनेजेरियल का पोर्शन करना है, सबसे पहले एमसीक्यूज करने हैं पेपर में, उसके बाद वो जो बीएम का थ्योरी वाला पोर्शन है वो करना है, आखिर में न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आना है, क्योंकि वो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपका टाइम सेव करेगा। अगर आपने न्यूमेरिकल पहले शुरू कर लिया तो बीएम का एरिया आपका रह जाएगा। पेपर में लास्ट टाइम 10 सवाल आया, 10 सवाल में जिसमें पहला सवाल एमसीक्यूज था 15 नंबर का, तो आप समझ लें बाकी 9 सवाल बंदा देख के कितना घबरा जाता है। तो अगर आप थ्योरी वाले सवाल पहले कर लेना तो गिनती पूरी होती जाती है, बंदे का जो स्ट्रेस है, प्रेशर है माइंड पे, वो रिलीज होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि यार ठीक है अब सिर्फ न्यूमेरिकल ही रह गया। उसके बाद मैथमेटिक्स, एमसीक्यूज कितने आने हैं? 15 नंबर के आने हैं, तादाद फिक्स नहीं है, कोई 1 नंबर का आएगा, कोई 1.5 नंबर का आएगा, कोई 2 नंबर का। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज है बेटा, याद रखें। आपके पेपर के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन ए में एमसीक्यूज आने हैं 15 नंबर के, और तकरीबन को 20 से 25 नंबर के बीएम के टॉपिक आने हैं, बीएम के। सेक्शन बी में सारे आपके वो कॉस्ट और फाइनेंस के, यानी पहला वाला सेक्शन मैनेजेरियल का है, दूसरा वाला सेक्शन फाइनेंशियल का है। अभी कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, मैनेजेरियल के टॉपिक अलहदा आ रहे हैं, फाइनेंशियल के टॉपिक, हाँ एमसीक्यूज में सब कुछ मिक्स आ सकता है, एमसीक्यूज में कोई कैद नहीं है। तो 15 नंबर के एमसीक्यूज है, कुछ एमसीक्यूज 1 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ नहीं ज्यादा 3 नंबर के नहीं, 2 से ज्यादा नंबर के नहीं है, 1, 1.5 और 2 बस, 1, 1.5 और 2 मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा आपने मैथमेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी, शॉर्टकट्स अगर लग सकते हैं तो वो लगाने हैं, और अपनी सेलेक्टिव स्टडी को अवॉइड करना है। कुछ बच्चे सेलेक्टेड टॉपिक कर जाएंगे तो बेटा फिर आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। मैनेजेरियल के पोर्शन में बुक रीडिंग जरूर करनी है। कौन से चैप्टर की? ए वाले की लाजमन, और नॉवल की तरह करनी है। पास पेपर जितने मैं दे दूं आपको, जो क्वेश्चन दे दूं आप उनकी प्रैक्टिस करें। बास चैप्टर है जिनमें हमारे पास क्वेश्चन शायद ना हो, बास चैप्टर है जिनमें हमारे पास क्वेश्चन है, मेरे पास है पुराने कॉस्ट के, पुराने बीएम के, सीए फाइनल से कुछ मिल जाएंगे आपके लेवल के, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको दे दूंगा नोट्स में। एग्जामिनर के कमेंट्स उन सवालों के पढ़ सकते हैं आप। हाँ ये बात मैनेजरियल में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये घर प्रैक्टिस करके जानी है कि मैंने सिनेरियो वाले क्वेश्चन को, जो थ्योरी वाला है बीएम का, वो कैसे लिखना है। अगर आप ये घर से करके ना जाएं और वहां कहे जी मैं बेस्ट आंसर लिख दूं, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। आप में से किसी को पता है आइल्स का टेस्ट क्या होता है? शायद आपने सुना हो। ये जो एजुकेशन वीजा पे लोग जाते हैं और इमिग्रेशन के लिए, तो आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग 4 स्किल आपकी टेस्ट होती हैं। उसमें जो राइटिंग की स्किल है वो बच्चे पूरा 1-1.5 माह प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी इदारे में ज्वाइन कर लेते हैं, वो टीचर प्रैक्टिस करवाते रहे, लिखवाते रहते हैं और गलतियां निकालते रहते हैं। इसका मतलब है जब तक आप घर में नहीं लिखेंगे या किसी इदारे में या कहीं पर गाइडेड राइटअप नहीं लिखेंगे, तो वहां पेपर में जाके आप बेस्ट राइटअप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या उस लेवल का नहीं कर सकते जिस लेवल का बैंड आपको चाहिए। सेम असूल यहाँ पे है, आप अपना थ्योरी वाला आंसर घर में लिखें, लिखने के बाद एग्जामिनर के आंसर से मैच कर ले। इंग्लिश मैच नहीं होगी लेकिन पॉइंट्स तो मैच होंगे। आपने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें से एग्जामिनर ने 8 लिखे हुए थे, और उन 8 में से आपके 4 मिल गए हैं, बाकी 4 आपके नहीं मैच कर रहे। इसका मतलब है आपने सवाल में कहाँ खामी की, आपके सवाल के पढ़ने में फॉल्ट है। मैं ये बताऊं, इंग्लिश मैच नहीं करनी, क्या मैच करनी है? पॉइंट्स। यानी आप पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें किस पॉइंट पे बात की गई है, आपने उसी पॉइंट को लिखा है तो किस तरह लिखा है कि नहीं लिखा। कई पॉइंट्स होंगे जो आपने हिट ही नहीं किए, कई पॉइंट्स होंगे जिनको आपने लिखा तो होगा लेकिन उस तरह नहीं लिखा होगा जिस तरह एग्जामिनर ने खूबसूरती से उसको लिखा है। और याद रखें, राइट अप हमेशा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज में होता है, राइट अप हमेशा फ्लेक्सिबल, एक्सट्रीम लैंग्वेज में नहीं होता, मस्ट से नहीं होगा, ऑलवेज का लफ्ज नहीं होगा, शुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, इट सीम्स, मुझे ऐसे लगता है, इट फील्स, ये वो अल्फाज है जिनको आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नजर आए कि भाई मैंने जो डाटा दिता मैंने उसकी निकाल के ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के लिखना पिया, मैं कोई हरफन मौला या मेरे पास हर चीज का नॉलेज तो नहीं है। तो अवेलेबल डाटा की बेस पे मैं लिख रहा हूँ, इसीलिए ऑडिट में लिखें या इस सब्जेक्ट में लिखें, जो भी थ्योरी का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज शुड बी फ्लेक्सिबल।
समझ आ रही है क्या? मेरी बात समझ आ रही है कि आप अपनी बात कोई बाद में चेंज भी कर सकें। ये ना हो कि आपके पत्थर पे लकीर है, जो मैंने कह दिया यही फाइनल आंसर है और उधर वो आंसर हो ही ना, तो आपका सारा ही काट देगा वो। उम्मीद है अपना क्वेश्चन रखें, यानी एग्जामिनर को गोल मोल रखें, उसको डिप्लोमेटिक जवाब दें कि दोनों हर एंगल के ऊपर बात कर दें, और फाइनल को एक्सट्रीम कंक्लूजन जब तक ना मांगे आपने कंक्लूजन नहीं देना, जब तक कि खुद कंक्लूजन ना मांग ले। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। मैनेजेरियल पे या कॉस्ट पोर्शन पे ग्रिप रखनी है जी। अच्छा, उसके बाद बाज दफा होता है कि कुछ न्यूमेरिकल के साथ ना थ्योरी भी अटैच होगी सब्जेक्ट में। आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, थ्योरी छोड़ देंगे, ये नहीं करना। जब आपने एक सवाल पूरा करना ना, खासतौर पर रिवीजन के वक्त, तो आपने उसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी अटेम्प्ट करना है और आपने उसका थ्योरेटिकल भी करना है, जैसे आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ताकि आप पूरा सवाल कवर कर सके। ये ना हो कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही करके जान छुड़ा लें, ये गलती बच्चे करते हैं। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों आपने करने, अगर कभी ऐसी मिक्सिंग हो तो। चलें जी, बस ओके। किसी किस्म का कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन जी? किसकी? पेस्टल की? हाँ, मुश्किल तो कुछ नहीं है। हाँ, वो वाले नहीं पढ़ना। हाँ, हो सकती है। याद रखना, जो पेस्टल बीएम में था और जो पेस्टल यहाँ पे है, उसके नॉलेज में फर्क नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने के स्टाइल में फर्क आया है थोड़ा। हाँ, उसमें डाटा पहले दिया होता था बीएम में पेस्टल का, अब डाटा नहीं दिया होता, अब खुद से बनाना होता है, डाटा लिखना होता है। यानी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और आपने फिर भी आंसर लिखना है। समझ आ गई? इफ करके आई कैप की तो कोई मसला नहीं, सारी नहीं चेंज होगी ना, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर चेंज होंगे। करा दे, या होती है तो करा दो, अभी वेट कर लो थोड़ा। ऐ भी हो सकता है जब नई किताब आए तो सेम टू सेम छापा हो, फिर तुम कहोगे सर जी तो मैंने वापस कराती है जी। किसी बच्चे का कोई सवाल हो? मुझे लगता है आपको मेरे से ज्यादा जल्दी है जाने की जी। प्रोजेक्ट अप्रेजल शुरू कराना है कल मैंने। इसको किसी ने अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हो तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते थे, अगर पुरानी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है तो उसको यहाँ प्रोजेक्ट अप्रेजल कहते हैं। चैप्टर 17 है, किताब से नहीं करना, नोट्स मिलेंगे, आपने नोट्स लेके आने हैं फोटोकॉपियर से। कल जब आप आए तो फोटोकॉपियर से नोट्स लेकर आए, या अपने प्रिंट निकाल के लाएं घर से, जो मर्जी करें, आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए, सबके हाथ में। बगैर नोट्स के कोई जवान ना बैठा हो, क्योंकि कल मिसालें होनी है, उसमें एग्जाम्पल हल होनी है, कल से काम शुरू हो जाना है। इसीलिए आप और इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है इसका सिलेबस, ये मैं बता दूं। आप ये समझ लें, पिछली दफा मैंने तकरीबन कोई 20 फरवरी पे जाके जान छोड़ी है लोगों की। तो चलो, पिछली दफा तो वैसे भी मॉडल पेपर नहीं था, डाटा लिमिटेड था। इस दफा अगर हम चले जाएं तो पिछली दफा के मुकाबले में थोड़ा सा 10 दिन पीछे आ जाएंगे, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। जब हम थ्योरेटिकल टॉपिक की डिस्कशन करेंगे तो टाइम बहुत ज़ाया होगा, बहुत ज्यादा लगेगा टाइम, ठीक है, और वो समझाना जरूरी है। चले ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये ले सवाल रहता हो, एनी क्वेश्चन? ये ले आज की स्लाइड्स। हाँ जी, सबको मिल गए स्लाइड्स? चले ओके, फिर अल्लाह हाफिज जी बेटा।